हेलो। जैसा कि हम वीडियोस में एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रहे हैं जिसमें हम अभी चल रहे हैं पॉलिटी की बुक में। और उसमें हमने 3 इकाई पढ़ ली थी जिसमें टोटल 1 से लेकर 7 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे। अब इसमें इकाई 4 जिसमें 8वां चैप्टर 8 और 9 चैप्टर 2 हैं, उसके बाद ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ये 8 चैप्टर। इकाई का नाम है आजीविकाएं। इसमें 8 में ग्रामीण और 9 चैप्टर में शहरी आजीविका के बारे में दिया हुआ है। तो 8 चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। पहले पार्ट में हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं पर नजर डाला। हमने इस पर विचार किया कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के काम धंधे पर कैसे असर पड़ता है, वहां पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहां की फसलों या दूसरी चीजें किस तरह इनके लिए महत्वपूर्ण होती है। इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि गांव में लोग किन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविकाएं चलाते हैं। पहले 2 पार्ट में पार्ट की तरह यहाँ भी हम इसकी पड़ताल करेंगे। क्या लोगों के पास आजीविका चलाने का समान अवसर उपलब्ध है या नहीं, उनके जीवन की परिस्थितियां एक दूसरे के से कितनी मिलती जुलती हैं और वे किन समस्याओं का सामना करते हैं, इसे भी हम देखेंगे। ऊपर दी गई तस्वीर में लोग जो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं उनके काम का वर्णन कीजिए। ये वो है तस्वीर। खेत से जुड़े कामों को अलग करिए और जो काम खेती से जुड़े हुए नहीं है उनकी एक सूची बनाइए। अपने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कई तरह के काम करने हुए देखा है, उनमें से कुछ का चित्र बनाकर उनके बारे में लिखिए। कलपट्टू गांव तमिलनाडु के समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांवों की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार एक व्यापारी भी हैं जो मुख्य गली के एक बाजार की तरह दिखती है। इनमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें दिखेंगी, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान तथा 2 दुकानें बीज और खाद की, 4 दुकानें चाय की या टिफिन भी मिलता है। यहाँ टिफिन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीजें, जैसे सुबह इडली, डोसा व उपमा मिलता है और शाम के नाश्ते में वो वड़ा, बोड़ा या मैसूर पाक मिलता है। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है। उसके घर में ही लोहे की चीजें बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है, वहाँ साइकिल किराए पर मिलती है। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविकाएं चलाते हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने के लिए लारी चलाने का काम करते हैं। गांव छोटी पहाड़ी से घिरा हुआ है। सिंचाई जमीन की मुख्य धान की खेती होती है। ज्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफी बाग है। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। आइए इन लोग कुछ लोगों से मिले जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखें कि हम इनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। तुलसी। हम सब यहाँ रामलिंगन की जमीन पर काम करते हैं। उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत है। शादी से पहले मैं मायके में धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी। यहाँ मैं सुबह
8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक काम करती हूँ। रामलिंगम की पत्नी करुथम्मा काम की निगरानी करती है। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौकों में से है एक है, मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगन हमें निराई निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। जब मैं कम उम्र की थी तो कटाई निराई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे झुककर काम करने और देर तक पानी में डूबे रहने में तकलीफ होती है। रामलिंगन एक दिन का 40 रुपया मजदूरी देता है। मेरे गांव में मजदूरी की रेट से यह थोड़ा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहाँ आती हूँ। रामलिंगन पर मुझे भरोसा है कि काम करने पर वह मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वह आसपास आस पड़ोस के गांवों से सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता है। मेरा पति रमन भी एक मजदूर है। हमारे पास कोई जमीन नहीं है। साल में कई महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता है तो उसे पास की खान में पत्थर या नदी में बालू ढोने का काम मिल जाता है। यह पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ और सफाई करती हूँ। दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल से लकड़ी भी लाती हूँ। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है जहाँ से पानी लेकर आती हूँ। मेरे पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदते हैं और मैं मेरी मदद करता हूँ। ये हो गया नवंबर दिसंबर जून। जून के महीने में हो गया बीड़ा बनना। जुलाई से अगस्त के बीच में ये हो गई रोपाई और सितंबर से अक्टूबर में निराई और नवंबर से दिसंबर के बीच में हो गई कटाई और बाकी सारा साल खाली। क्या तुलसी को साल भर कमाई के मौके मिलते हैं? ऊपर दिए गए चित्र के आधार पर बताइए। तो इस तरीके से देखेंगे तो ये सारा समय खाली ही बीतता होगा। हमारी दो बेटियां हमारे जीवन की खुशी हैं। दोनों ही स्कूल जाती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगम से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गाय बेचनी पड़ी। तुलसी के काम का विवरण दीजिए। यह रहमान के काम से कैसे अलग है? तुलसी को अपने काम के लिए बहुत कम पैसा मिलता है। आपकी समझ में खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कम काम क्यों करना पड़ता है पर काम क्यों करना पड़ता है? आपके क्षेत्र में या पास के गांव में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? वहाँ खेतीहर मजदूर किस तरह का काम करते हैं? अगर तुलसी के पास खेती की जमीन होती तो उसकी कमाई यानी आजीविका के तरीके में कैसे अलग होते? चर्चा कीजिए। जैसा कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी लाने में तथा जानवर चराने के में बीत जाता है। इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन गरीब परिवार में ये काम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वे मजदूरी से जो थोड़ा पैसा कमाते हैं उससे गुजारा नहीं होता है। घर चलाने में जिंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। हमारे देश में ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं। कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन है। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता है तो मजबूरन काम की खोज में इन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह यह पलायन कुछ विशेष मौसमों में ही होता है। शेखर, हमें यह धान अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार में
ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ जमीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैं काम कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता हूँ और बदले में उन्हें खेतों में कटाई करवा लेता हूँ। बदले में मैं उनके खेतों में कटवाई करवा लेता हूँ। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है। उसे चुकाने के लिए मुझे थोड़ा कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। अगर बाजार में बेचूं तो ज्यादा पैसा मिल जाएगा, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है कि जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचे। मुझे अपने खेत में 60 बोरी धान मिलेगा। इनमें से कुछ से मैं अपना उधार चुका लूंगा और बाकी घर में लग जाएगा। लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है, इसलिए मुझे और पैसे कमाने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए मैं रामलिंगम की चावल की मिल में जाकर काम करता हूँ। वहां से पड़ोसी ही गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूँ। और हमारे पास एक संकर गाय भी है। उसका दूध हम यहीं की सहकारी समिति में बेच देते हैं। इससे रोज के खर्चों के लिए थोड़ा और पैसा मिल जाता है। शेखर का परिवार क्या काम करता है, उसके अपने आपके विचार से शेखर दूसरे मजदूरों को अपने खेत पर काम करने के लिए क्यों नहीं लगाता? शेखर शहर से बाजार में अपना धान क्यों नहीं बेच पाता? शेखर की बहन मीना ने भी व्यापारी के उधार लिया था, परंतु वह अपना धान उसको नहीं बेचना चाहती। उसके व्यापार उसने व्यापारी के एजेंट से कहा कि वह अपना उधार चुका देगी। मीना और व्यापारी ने के एजेंट के बीच में उसको लेकर क्या बातचीत हुई होगी, दोनों तर्कों को लिखिए। शेखर और तुलसी के जीवन में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है? आपके उत्तर के निम्नलिखित आधार हो सकते हैं। उनके पास कितनी जमीन है, उनको उधार क्यों लेना पड़ता है, उनकी कमाई के साधन क्या है और उन्हें दूसरों की जमीन पर काम करने की क्या जरूरत है? कर्ज लेने पर, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कि कई बार शेखर जैसे किसान दूसरी जरूरी चीजें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं। अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते या फसल में को कीड़ा लग जाता है तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते। क्या कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। जल्द जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वह उसे चुका नहीं पाता। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया। पिछले सालों में कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का एक प्रमुख कारण बन गया है। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या कर ली है। रामलिंगम और करुथम्मा, जमीन के अलावा रामलिंगम के पास परिवार के पास एक चावल की मिल है और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान है। चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ी सहकारी बैंक से कर्ज लिया था। वे कलपट्टू और आसपास के गांवों से भी धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों में व्यापारियों को बेचा जाता है। इससे उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है।
तुलसी और शेखर का विवरण दोबारा पढ़िए। वे बड़े किसान और रामलिंगन के बारे में क्या कहते हैं? उनके साथ जो अपने रामलिंगन के बारे में पढ़ा उसे जोड़ करते हुए निम्नलिखित सवालों के जवाब दीजिए। उसके पास कितनी जमीन है? अपनी जमीन पर उन्होंने उगने वाले धान का क्या करता है? खेती के अलावा उसकी कमाई के और क्या साधन है? भारत में खेती हर मजदूर और किसान। कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह खेती हर मजदूर है और शेखर की तरह छोटे किसान हैं और रामलिंगन जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवार में से लगभग 2 परिवार खेती और मजदूर के हैं। ऐसे ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं, कई कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। शेखर जैसे छोटे किसानों को ले तो उनकी जरूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत में 80% किसानों की यही हालत है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान अब भारत की अधिकतर जमीन, ये है रामलिंगम की 20 एकड़ जमीन के एक हिस्से पर रोपी गई धान की फसल। तुलसी खेती और मजदूरों की कड़ी मेहनत का नतीजा। ऐसे किसान गांव की अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना इत्यादि। ऊपर दिए गए आंकड़ों में को देखते हुए क्या आप यह कह सकते हैं कि भारत के अधिकतर किसान गरीब हैं? उनको आपकी राय में इस स्थिति को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है? हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्र में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर है। उदाहरण के लिए भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन है। महुआ बिनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसा काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। इसी तरह सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का प्रमुख साधन है। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने के लिए में लगे हुए हैं। आइए अरुणा और पारिवेलो उनके जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले जीवन के परिवार के बारे में थोड़ा और जाने। यह परिवार कलपट्टू के पास पुदुपेट नाम के गांव में रहता है। नागालैंड में सीढ़ी नुमा खेती। यह यह एक गांव है जिसका नाम चिंजामी है। यह नागालैंड के पैंग जिले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चखे संघ समुदाय के हैं। ये सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और यह जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारे को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह सके। ये चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। चिजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास खरपतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे बैठकर खाना खाता है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। अब है मछली पकड़ने वालों के परिवार के बारे में। आज जो मछली पकड़ी गई उनमें से मेरे परिवार के लिए कुछ मछलियां एक तरफ उठा कर रख दी, बाकी मैं नीलाम कर दूंगी। इस नीलामी में जो पैसा मुझे मिलता है वह 4 भागों में बढ़ जाता है। 3 हिस्से उन 3 लोगों में बट
जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं, बाकी एक हिस्सा मुझे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होते हैं। क्योंकि जाल कोटामरैन और उसका इंजन हमारे हैं, तो वो हिस्सा भी हमें ही मिलता है। हमने बैंक से उधार लेकर, सॉरी ये यहाँ से शुरू नहीं था, ये यहाँ से था, अरुणा और पारिवेलम। पुदुपेट कुल्लुकुलम में ज्यादा से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग अब मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं और वहाँ चारों तरफ जाल और कोटामैरन मछुआरों को की खास तरह की छोटी नाव की पंक्तियां दिखाई देती है। सुबह 7 बजे समुद्र के किनारे बड़ी गर्मा गर्मी होती है। इस समय सारे कैटामरन मछलियां पकड़कर लौट जाते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठा हो जाती हैं। मेरे पास पारिवेलन, मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे। मैं बहुत परेशान हो गई थी। ये हमारे कैटामरन में इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज वे तूफान में फंस गए थे। आज जो मछलियां पकड़ी गई उनमें से मेरे परिवार के लिए कुछ मछलियां एक तरफ उठा कर रख दी हैं, बाकी मैं नीलाम कर दूंगी। इस नीलामी के पैसे से जो मुझे मिलेगा वो 4 भागों में बढ़ जाता है। 3 हिस्से उन 3 लोगों में बढ़ जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं, बाकी एक हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होते हैं। क्योंकि जाल और कैटमैरन को और उसका इंजन हमारे हैं, तो एक हिस्सा भी हमें ही वो हिस्सा भी हमें ही मिल जाता है। हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है जो कैटामैरन में लगा हुआ है। इससे ये लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज्यादा मछलियां मिल जाती हैं। नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियां खरीदती हैं वे टोकरे भर भर कर पास के गांवों में बेचने के लिए ले जाती हैं। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियां खरीदते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक ये नीलामी का काम निपटा पाती हूँ। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह सुबह 2 बजे वे फिर समुद्र की तरफ चल देंगे। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि ये मछलियों के प्रजनन का समय होता है। इस महीने हम व्यापारियों से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण बाद में हमें मजबूरी में उसी व्यापारी को अपनी मछली बेचनी पड़ती है और हम खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते हैं। वे खाली महीने काटना सबसे मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बड़ा नुकसान हुआ। शेखर और अरुणा दोनों के ही परिवार को उधार क्यों लेना पड़ता है? आपको उनमें क्या समानताएं और क्या अंतर दिखाई देते हैं? क्या आपने सुनामी के बारे में सुना है? क्या ये क्या होती है? इससे अरुणा और जैसे परिवारों को क्या नुकसान हुआ होगा? ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती से कई तरह के काम शामिल है, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुआई, निहाई और कटाई। फसल अच्छी हो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता रहे। बुआई और कटाई के आसपास के समय लोग काफी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय काल का बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों को, उनकी समस्याओं में काफी समानताएं पाएंगे। लोग कैसे जिंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस जमीन को जोतते हैं वह कैसी है। कई लोग उस जमीन पर मजदूरी के रूप में निर्भर हैं। ज्यादातर किसान अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं और बाजार में बेचने के लिए भी फसलें उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वे पैसा उधार लेते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम
की खातिर उधार लेना पड़ता है, या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं हो रहता। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी-बड़ी जमीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। फिर भी ज्यादातर छोटे किसानों, खेतीहर मजदूरों, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गांव के हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों के पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता है। इसी के साथ ये जो ग्रामीण आजीविका का चैप्टर है वो है समाप्त होता है, और अगले चैप्टर जो कि इस बुक का अंतिम चैप्टर होगा वो हम पढ़ेंगे नगर में या शहरी क्षेत्र में आजीविका। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।